साहित्य संवाद के आज के इस कार्यक्रम में, रचना धर्मिता के कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े डॉक्टर नरेंद्र मोहन जी। प्रणाम सर। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। मैंने अपने श्रोताओं को ये बता दिया कि आज के हमारे जो विशेष अतिथि हैं और जिनसे हम आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करवा रहे हैं, डॉक्टर नरेंद्र मोहन जी हैं। तो आप अपने मित्रों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? हम मित्रों के लिए ढेर सारा प्यार और उनका स्वागत। उनसे एक लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ और चाहता हूँ कि ये जुड़ाव और आगे बढ़े। मेरे और उनके बीच में जो एक तार है संवेदना का, विचार का, चिंतन का, वो लगातार और भी ज्यादा सुदृढ़ होता चले। तो उन्हें मेरा नमस्कार। डॉक्टर साहब, अब हम आपसे बातचीत शुरू करेंगे। मैं सोच रहा हूं कि देखिए, इसको हम ज्यादा एक फॉर्मल बातचीत ना बनाएं, खुलकर बातचीत हम करेंगे। मैं सोच रहा हूं कि सबसे पहले मैं और जो मेरे कई मित्र हैं, ये शुरू में जानना चाहेंगे आपसे कि आप का जन्म लाहौर में हुआ है और उसके बाद आपकी प्रारंभिक शिक्षा जो है, प्राइमरी एजुकेशन जो है, वो भी लाहौर में हुई है। और उसके बाद जब भारत आज़ाद हुआ, स्वाधीनता मिल गई और बाद में एक और बहुत बड़ी घटना घटी, वो है विभाजन जो हुआ। उसके बाद आप भारत आ गए, हिंदुस्तान आ गए और विशेषकर पंजाब में आप यहाँ पर स्थापित हो गए। तो उसके बारे में, उस शुरुआती दौर के बारे में हमें अवगत कराइए। उपेंद्र जी, आपने मेरी दुखती रग को छेड़ दिया। लाहौर मेरे भीतर बसा हुआ है और वो आज भी मुझसे जो अलग नहीं है। राजनीतिक तौर पर, भौगोलिक तौर पर वो बेशक एक अलग राज्य है, अलग स्टेट है, पर लेखक के मन में तो बहुत कुछ बसा रहता है। आपने सुना होगा कि एक आइसबर्ग होता है, समुद्र की गहराइयों में एक पहाड़ की तरह रहता है, ऊपर उसकी एक चमकती हुई चोटी जो दिखाई देती रहती है। मेरा जो अवचेतन है, मेरा जो बचपन है, वो उस आइसबर्ग की तरह से है। बहुत सारे मेरे मित्र सिर्फ मेरी चमकती हुई चोटी को देखते हैं, लेकिन जो पीछे उसके एक पहाड़ छिपा हुआ है। आज मैं उस के बारे में आपको हल्की सी बातचीत करता हूँ। मैं 30 जुलाई 1935 का मेरा है। उस दिन लाहौर में कर्फ्यू लगा हुआ था, रात के वक्त 12 बजे जब मेरा जन्म हुआ। तभी एक चुप्पी और सन्नाटे की एक गांठ, एक परत मेरे भीतर बन गई थी और मेरे पिता जो थे वो दाई को लेने के लिए वो कर्फ्यू को चीरते हुए पहुंचे थे। तो तब मुझे लगता है कि जन्म मुहूर्त के साथ ही एक चुप्पी और सन्नाटा मेरे भीतर घर कर गया था। दूसरी बात ये कि जब विभाजन हुआ तब मैं स्कूल में था, 4th क्लास में। तब मास्टर यूसुफ हमें पढ़ाया करते थे। वह मास्टर यूसुफ हमें हिसाब पढ़ाया करते थे, तकसीम, जमा और सर्ब। और जब तकसीम हुई तो मैंने उस मास्टर यूसुफ को अपने जिस्म को काटते हुए देखा था और आवी की तरफ भागते हुए। तब उसके हम मजहब लोगों ने उसकी पत्नी को, उसके बच्चों का कत्ल कर दिया था और वह हर सरहदी फलांगता हुआ इस तरफ आया था, क्योंकि वह राष्ट्रवादी धुन वाला मुसलमान था
यहाँ वो बटाला में आया जहाँ उसके पुश्तैनी घर थे, और यहाँ से फिर वो दिल्ली आया। वह यूसुफ आज भी मेरे साथ है, और उस यूसुफ को मैंने कई नाटकों में, कई कविताओं में वो बार बार आता है, जैसे वो मेरा ही कोई दूसरा रूप हो। उन दिनों लाहौर में कई तरह की घटनाएं घटित होती थी, और मुझे नींद में चलने की आदत थी। मैं एक चारपाई से दूसरी चारपाई पर चला जाता था, और मेरे पिता लाहौर की गलियों में आवाजें लगाया करते थे, निंदर तू कहाँ है। आज भी मुझे वो आवाज सुनाई देती है, निंदर तू कहाँ है। उस दौर की बहुत सारी घटनाएं हैं जो मेरे अवचेतन का हिस्सा हैं आज भी, और मैंने कई कविताओं में, नाटकों में, आत्मकथाओं में, जीवनियों में उन चीजों को लिया है। मुझे लगता है कि बंटवारा एक जिन्न की तरह से मेरा पीछा करता रहा है। आप जानते हैं कि विस्थापन, अपनी जगह से उखड़े चले जाना, अपनी जगह को, अपने पेड़ों को, अपने पौधों को, अपनी हर चीज को छोड़ करके आना पड़ता है। आपसे बेहतर कौन जानता होगा। जब कश्मीर को छोड़ करके आप लोग यहाँ आए थे, वो भी विस्थापन का एक भयानक दौर था। उस दौर के बारे में बहुत कम लिखा गया, पर मुझे लगता है विस्थापन का वो दौर, उखड़े जाने का वह दौर जो मैंने 1947 में देखा था, भोगा था, वो आप लोगों ने शायद 1990 में जी वो जी दौर जी था जी जब हम जी जी अपने ही देश में विस्थापित हो गए थे। वो पीड़ा और दर्द, एक देश से दूसरे देश में आ जाना, एक भयावह त्रासदी थी जिसे हमने झेला था 1947 में। और मेरे बचपन के मन में जो लकीरें बन गई उस दौर में, उस त्रासदी को झेलते हुए, वैसे ही जब आज भी कभी कोई दंगे होते हैं तो मुझे लाहौर के वो दिन याद आते हैं। आज भी जब कोई मारकाट होती है या अमानवीयता के कुछ दृश्य नजर आते हैं, या यहाँ भी कहीं एक प्रांत से दूसरे प्रांत में लोग जाने पर विवश होते हैं, बहुत सारी राजनीतिक बाध्यताओं के चलते, तो मुझे वो जो विभाजन की त्रासदी याद आती है। इसीलिए मुझे लगता है कि मैं एक अग्निकांड से नहीं जुड़ा हूं, बल्कि एक अग्निकांड लगातार मेरी नजरों के सामने गुजरता रहता है। ये लगातार गुजरते रहना अग्निकांड का, उस त्रासदी का, हमें याद दिलाता रहता है उस जख्म की जो हमने विभाजन में झेला था। ये एक ऐसा नासूर है जो इस महाद्वीप की चेतना का हिस्सा बन चुका है। कोई कहते हैं, तीसरी पीढ़ी कहती है कि हमें विभाजन से क्या लेना देना। मैं कहता हूं विभाजन जो है वो हमारी चेतना का, इस उपमहाद्वीप की चेतना का, यादों के सहारे, स्मृतियों के सहारे, पुश्तों से चली आ रही लोगों के जहन में जो तस्वीरें हैं, उस साहित्य के बारे, उन जो जीवनियां और आत्मकथाएं जो उस दौर में लिखी गई, क्योंकि वो स्मृति जो है वो कहीं बड़ी गवाह होती है इतिहास से भी बढ़ करके। तो वो जो स्मृतियां हैं वो उन्हें विभाजन के इतिहास की वास्तविक परतों में ले जाती है, और हम फिर से एक बार वास्तविक इतिहास से जुड़ते हैं, उसकी अंदरूनी अंतर चेतनाओं में से गुजरते हैं, और हमें लगता है स्वाधीनता प्राप्त करना काफी नहीं है। स्वाधीनता के अर्थ को जीना
बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात तो है, ये सही। जो अच्छा, उस समय ये जी 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 मैं कह रहा था उस समय जब आप तो छोटे थे उस समय जब आप भारत के पंजाब में रहने आए, तो आपके परिवार में कौन कौन था उस समय साथ में, और फिर आगे क्या स्थिति रही आपका, उसके आपके परिवार का, किस तरह से फिर आप आगे चलते गए? परिवार में माता पिता थे, भाई थे, और एक भरा पूरा परिवार था। और पिता चूंकि अध्यापक थे, तो ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि जब हम लाहौर से चले, तो लाहौर के बाद एक स्टेशन है मुगलपुरा, तो वो उस मुगलपुरा सराय से हमने इस गाड़ी पकड़नी थी। तो उसे अच्छा, जब वहां से हम तो चले, मोबाइल को आप मोबाइल को मैं दे हाँ देता बिल्कुल, हूँ। अब बंद कर जी तो जी वो जी। मुसलमान लड़कों की, उनके जो छात्र थे, उनकी रखवाली में हम लोग स्टेशन पहुंचे थे। और रास्ते में भी बारिश सी, लगातार बारिश हो रही थी, और हर स्टेशन पर लगता था, क्योंकि दंगाइयों का तो कोई 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 भरोसा नहीं था कि कब किस गाड़ी को वो काट दिए, क्योंकि इधर से गाड़ियां कट करके आती थी, उधर से गाड़ियां कट करके आती थी, और भरी हुई गाड़ियां, छतों तक लोग बैठे हुए। उसमें एक संशय का भाव, एक बाल मन में भी एक संदेह, संशय, भय, मृत्यु का भय, डर, ऐसा डर जहां पर साहस तो एक एडवेंचर ही है, लेकिन फिर भी साहसी लोग थे जो उस डर को चीरते हुए भी अपने परिवारों के साथ, बच्चों के साथ इस तरफ आए, अमृतसर आए। अमृतसर में खालसा कॉलेज में रिफ्यूजी कैंप थे। रिफ्यूजी कैंप में हम 4 दिन रुके। वहां से फिर हम अमृतसर में कुछ दिन रुके, और उसके बाद पिता की ट्रांसफर हो गई थी पालमपुर, तो हम पालमपुर चले गए। पालमपुर में सबसे पहले मैंने अगर पहाड़ कहीं देखे तो वे पालमपुर में देखे थे, और वहां से फिर हम अंबाला आ गए। एक और बात कि इस सारे दौर में मेरी स्कूलिंग नहीं हुई, मैं स्कूल में पढ़ ही नहीं पाया चौथी के बाद, क्योंकि पालमपुर आया तो भयंकर रूप से बीमार पड़ गया। हो सकता है तो जो दहशत के अक्स मेरी चेतना में खुदे होंगे, कोई वो भय की जो तस्वीरें या दृश्य मैंने देखे थे, वो कहीं मेरे भीतर ठहर गए। और तब मैं लगभग 1 साल तक हॉस्पिटल में रहा, और डॉक्टर्स ने मना कर दिया है कि ये लड़का पढ़ेगा नहीं। वहां से अंबाला आ गए, और अंबाला में जिस साल मुझे मैट्रिक करनी थी, पिता के उत्साह देने थे क्योंकि अध्यापक थे, तो मैंने मैट्रिक की प्राइवेट तौर पर। और उसके बाद तो शिक्षा का क्रम अबाध रूप से चला। कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी में एक शिक्षा का एक लंबा दौर चला। तो मुझे लगता है कि वहां से अंबाला में तो शिक्षा का मेरा दौर चला ही। वहीं पर बहुत सारे लोगों से मुलाकात होती रही। चंडीगढ़ जाता रहा, चंडीगढ़ में विमल से, इन लोगों से मेरी दोस्ती तब की रही। और फिर एमए करने के बाद उसी साल मुझे काफी संघर्षों के बाद, बीसीओ इंटरव्यूज देने के बाद एक कॉलेज में मैं लेक्चरर के पद पर, जो पंजाब में प्रोफेसर कहे जाते हैं, मेरी नियुक्ति हुई। और फिर मैं लुधियाना, जलंधर, रोपड़, हिसार होता हुआ दिल्ली आया। लगभग 7 साल पंजाब में प्राध्यापकी की,
और तब भी एक लेखकों का तब भी एक बहुत बड़ा समूह था जो मेरे साथ रहा, खास तौर से जलंधर में तब इंद्रनाथ मदान थे, वहाँ यूनिवर्सिटी में बहुत बड़े प्रोफेसर थे, यश गुलाटी वहीं पर थे, रविंद्र कालिया जी उन दिनों वहीं थे, सुरेश सेठ वहां पर था, और भी बहुत सारे, एक बहुत बड़ा लेखकों का समूह था। तो लेखकीय जिंदगी के जो प्रारंभिक अनुभव हैं कि निकल जाना एक गली से दूसरी गली में शाम के वक्त झूमते हुए और एक दूसरे के साथ एक दोस्ती के गहरे एहसास में जुड़े हुए, वो अद्भुत था। वो मुझे लगता है कि अगर वो अनुभव मुझे ना हुए होते, एक बोहेमियन टच वाला जो माहौल होता है, अब वो कोई चिंता नहीं, खूब मस्ती में जिंदगी बिता रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं और एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर वो जिंदगी भी मैंने ना देखी होती तो मैं मंटो जैसे लेखक पर काम ना कर पाता, मंटो की जी जी, जीवनी आपका अगर बहुत मैं बड़ा लिख सका काम है उस पर। जी तो जी बहुत बहुत जी जी मतलब उन दिनों में, मतलब उन सारी इनहिबिशन से दूर हो जाना कि शराब पीना, ये करना, वो करना, मतलब उसके भीतरी तस्वीर को देखना कि आदमी है क्या, मंटो क्या है, मनुष्य के भीतर जो मानवीयता छिपी हुई है, और लेखकों के बीच में खुलापन, जो कि फिर आगे चल कर के दिल्ली में जब आया तो मेरे बहुत काम आया, क्योंकि दोस्ती जी के गहरे एहसास से हम, वो तो आपके सामने ही रहा वो जीवन भी, क्योंकि तभी आपसे भी मुलाकात हुई थी जी जी यहाँ पर आने के लगभग 20 साल बाद, शायद 75-80 के बीच में आपके साथ मुलाकात हुई जी। थी, 80 के आसपास, या ये कहीं आए थे आप? उन्हीं 1980 में डॉक्टर साहब हुई थी उन्नीस सौ पहली अस्सी में हुई। मुलाकात। ये तब हुई थी जब अहमदाबाद में अखिल भारतीय लेखक हाँ, संघ लेखक जो था, सम्मेलन हुआ था। उस हाँ उसका सम्मेलन हुआ था, तब, तो वहां पर आपसे हाँ हाँ परिचय हुआ था। हाँ, जी 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 वहाँ जी हम लोग इकट्ठे हुए थे, और फिर दिल्ली में जी भी जी। आप आए फिर उन्हीं दिल्ली दिनों में में। आपके कॉलेज में आया था, और मेरी पहली पुस्तक का तो जो वो नोट है वो आपने ही ये लिखा था, चीख भी एक भाषा का। जी जी जी। तो ये एक सफर, ये एक यात्रा, यही इस यात्रा के कई तरह के पड़ाव हैं अच्छा डॉक्टर साहब, दिल्ली में आने के बाद। ये जी। एक चीज बताइए जो मतलब अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि सबसे पहले आपका जो 1975 में इस हादसे में कविता संग्रह छपा, उसके बाद तो बहुत सारे छपे हैं जिसमें आपका बहुत चर्चित अग्निकांड, जगह बदलता, वो भी बहुत चर्चित रहा आपका। कई पुस्तकें कविता संग्रह आपके रहे, और लगभग जो मैंने देखा है कि लगभग 12 कविता संग्रह, काव्य संग्रह आपके छपे हैं। तो उसके बाद आपके कई नाटक भी छपे हैं, कई नाटक भी आपने लिखे हैं। उसके अतिरिक्त तो खैर आपका और भी बहुत डायरी का काम भी हुआ है। तो पहला काव्य संग्रह जो आपका, तो आपने कैसे अपने आप में ये निर्णय लिया कि मैं कवि ही बनूंगा सबसे पहले? ऐसे कि कवि का बीज तो बहुत पहले ही पड़ जाता है, पहली कविता चाहे बहुत बाद में आए, जी जी। लेकिन कवि होने की मानसिकता आपकी बहुत पहले ही बन आप चुकी थोड़ा सा पीछे हट के बोलिए, कोई बात नहीं, आराम से। है। तो जी मुझे जी लगता है कि वो जो एक मानसिकता है कवि होने की, वो पहले ही जोर बन चुकी होती है, वो शायद लाहौर में ही जोर बन चुकी होगी। वो जो उसका उसका दहशत और उसकी चीख के बीच का अंतर संबंध है, जी जी वो कहीं आपकी चेतना के साथ लिपटा हुआ है। उस देह और सन्नाटे और चीख के बीच से आप शब्द को ढूंढ रहे हैं, उस शब्द को, जिस शब्द में हमारी मानवीय संवेदना समाई हुई है, हमारे विचार समाये हुए हैं, वह शब्द जिसे लोग ब्रह्म कहते हैं, उस शब्द को पाने की इच्छा,
उस धड़कते हुए शब्द को, उस स्पंदनशील शब्द को फिर से पाने की इच्छा, क्योंकि मुझे लगता है शब्द के बिना मुक्ति का कोई रास्ता नहीं है। शब्द ही है जो हमें मुक्ति की राहों पर ले जाता है। इसलिए शब्द की तलाश, अब जिस रचना धर्मिता की आप बात करते हैं, जी जी जी, वह शब्द बिना बिना अधूरी है। हम शब्द को ही खोजते हैं उस रचना को पाने के लिए जिस रचना में अनुभव है, कल्पना है, विचार है, फैंटेसी है तो वो शब्द का ही हिस्सा। वही जो रचना धर्मिता है जिसे हम पाना चाहते हैं। उस शब्द को पाने के लिए कितना साहस चाहिए, कितना संघर्ष चाहिए, कितना जोखिम उठाने की तमन्ना चाहिए। बिना उसके कोरे शब्द को पा लेना, 8-10 कविताएं लिख लेना, बिना शब्द के साथ कोई प्रयोग किए और शब्द को केवल एक खिलौने की तरह से इस्तेमाल कर लेना, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। शब्द आपसे आपकी संपूर्ण अस्मिता चाहता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आप पा सकें। शब्द भी एक बार बार आप शब्द का व्यवहार करते रहते हैं कविता में, नाटक में, तो वह शब्द भी घिस जाता है। उस शब्द को पुनः पाने के लिए उसके साथ लगातार प्रयोग करते रहना पड़ता है। तो जिस इस हादसे में की आपने बात की, पहले संग्रह की, तो इस हादसे में से पहले की जो मनोभूमि है, उस मनोभूमि की तरफ मैं इसलिए ले गया कि वह संग्रह जो है वह बहुत संकट के दिनों में आया था। उसके 4 दिन पहले इमरजेंसी लग गई थी जब वो संग्रह आया था 1975 में, शायद जून के महीने में। जी जी, तभी शायद इमरजेंसी लगी थी, शायद 25-26 जून की बात होगी, एग्जैक्ट नहीं मुझे पता, लेकिन मैं जानता हूँ। तो मुझे लगा जैसे मेरे संग्रह का नाम इस हादसे में कहीं अनायास, अमूर्त और अवचेतन में कहीं बाहरी, बहुत बड़ी बाहरी भयावह घटना के साथ जुड़ गया, जब हर चीज पर पाबंदी लग गई, हर चीज बैन होनी शुरू हो गई, सारे संचार माध्यम, पत्रकारिता वगैरह वगैरह, जिसे हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहते हैं। तो ये पहला संग्रह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ जुड़े हुए शब्द की तलाश है। ये संग्रह उस शब्द को पाने की तलाश है जो आगे चल करके जैसे जैसे मेरी कविता यात्रा बढ़ती गई, एक अग्निकांड जगह बदलता, सामना होने पर, इस हादसे में, और हथेली पर अंगारे की तरह, अंगारे, वो भी दूसरा संग्रह था। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, पहला संग्रह जो था आपका इस हादसे में, उसकी कोई रचना अगर आपको याद है या आपके सामने समक्ष वो संग्रह है, वो हम सुनना चाहेंगे। हमारे जो मित्र जुड़ रहे हैं इस समय, बहुत सारे मित्र, पुष्पा गुप्ता जी, वीना विज जी, संतोष रैना, आशुतोष रैना, किशोर सिन्हा, वीना विज जी, और ये सब मित्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय रैना जी भी जुड़ गए थे। तो हम उनको धन्यवाद करना चाहते हैं, वे हमारे साथ बने रहे और हो सके तो खूब लाइक करें, शेयर करें इस कार्यक्रम को। तो उस काव्य संग्रह में से अगर आपको कोई रचना याद है तो वो पुरानी याद। जी जी, मैं आपको 2-3 कविताएं जरूर सुना देता हूँ। उनमें से जरूर एक आध उसकी संग्रह की होगी, एक आध अगले संग्रह की होगी। जी जी, मैंने अभी शब्द की बात की थी। जी जी, शब्द की तलाश लगातार मेरे लिए, आप जानते हैं कि भारतीय अध्यात्म
और संस्कृति में शब्द का अपना एक रहा है, वह शब्द है। कीर्तन में जी भी जी। शब्द का इस्तेमाल होता है। तो मैंने शब्द को लेकर के एक सीरीज ऑफ पोएम्स लिखी थी, जिसमें से उस सीरीज ऑफ पोएम में से एक कविता आपको सुनाता हूँ। शब्द एक आसमान, लौटता हूँ शब्द में, लौटता हूँ शब्द में, शब्द में एक कुआं है जिसमें झांकता हूँ, शब्द में एक समुद्र है जिसमें उतरता हूँ, शब्द में एक आसमान है जिसमें उठता हूँ। झांकना और उतरना और उड़ना क्रियाएं नहीं है मेरे लिए, अपने होने को पाना है अनंत में। शब्द मुझे बांधे है, मैं बांधे हूँ शब्द को, इस तरह बंधन नहीं महसूस होता कहीं। वह मुझे ले जाता है अपने से परे, अपने से बाहर, लोगों के बीच, जहां दहाड़ता एक दृश्य है, मेरी कल्पना को सोखता निचोड़ता। निकल लिए जाने के भय से भागते, दृश्य से बाहर होते जा रहे शब्द में मेरी जान है, विनम्रता से जिसे मैं खड़ा करता हूँ दृश्य के सामने। किसी के लिए हो ना हो, उपेंद्र जी, किसी के लिए हो ना हो, क्या मेरे बात है। लिए कोई रास्ता नहीं है मुक्ति का शब्द के सिवा। कुएं से समुद्र से आसमान तक एक शब्द है भरा पूरा, लौटता हूँ उसी में। क्या बात है। एक और प्रेम को लेकर के एक सीरीज ऑफ पोएम जी थी, जी जी। उसमें ये कविता, जैसे हम पाते हैं प्रेम, तुम कहती हो चित्र मेरी जान है, तुम कहती हो चित्र मेरी जान है, मैं कहता हूँ शब्द मेरी जान है। हालांकि हम दोनों जानते हैं ना चित्र जान है ना शब्द। तुम कहती हो चित्र मेरी जान है, मैं कहता हूँ शब्द मेरी जान है। हालांकि हम दोनों जानते हैं ना चित्र जान है ना शब्द। तुम चित्र से बाहर क्यों नहीं आते, तुम शब्द से बाहर क्यों नहीं आते। और हम अतप्रभ से देखते हैं एक दूसरे की तरफ। उन चीजों से बाहर आना जिनकी हमें आदत पड़ गई हो, उन ढांचों को तोड़ना जो हमारे भीतर खप गए हों, सुरक्षित जगह से बाहर आना खुले में, जहां चित्र और शब्द हों फिर भी ना हो पहले जैसे। वाह एक भरोसा, एक भरोसा हो अपने पूरे वजूद के साथ, जी जान से कला को नए सिरे से पाने का, जैसे हम पाते हैं प्रेम। और एक तीसरी कविता, जी उसके उसके चले जाने के बाद, ये भी एक सीरीज है, जी जी। पत्नी के चले जाने के बाद। हम्म। किस लिए जाऊं वहां, कौन होगा मेरे लिए वहां। एक घर होगा उसके बिना, कोई मेरे इंतजार में नहीं होगा वहां। द्वार पट खुलते ही मेरी तरफ मुस्कुराते देख, लगभग लिपटते हुए विवाह के पहले दिन के आलिंगन की याद दिलाती। धीमे से कौन कहेगी मुझसे, आ गए तुसी, बड़ी देर करती। पहले जैसी हवा नहीं गुजरेगी शीरी और तुर्श, खाली होगी खाली बर्तन सी बचती, बेदम सी निर्गंध यूं ही आती जाती इधर से उधर। पूरे घर को उजलाता वह दिया नहीं होगा जो मेरे लिए बराबर जलता रहा। लौट लौट आएगी मेरी ही दस्तक, चक्कर काटती मुझे बरतती, नहीं और नहीं दस्तक, वह गहरी नींद में होगी दरवाजा खोलनी
कहाँ आ पाएगी, खुल जाए तो खुल जाए द्वार अपने आप। अब मुझे समझ में आएगा अंधेरा, अब मुझे समझ में आएगा अंधेरा, अंधेरे की परतों में छिपा अंधेरा, अंधेरे के बाहर और अंदर अंधेरा, जीवन और मृत्यु के रहस्यों से भरा हजारों किस्मों वाला अंधेरा, अंधेरे को ऊट किए तुम्हारे हाथों के पीछे का उजाला। वे मुझे समझाए बिना समझाती रही अंधेरे में चाबी लगाने की कला, और अंधेरा पोर पोर उजाले के स्वरों में बदलता रहा। अब ना चाबी है ना अंधेरे में चाबी घुमाती प्रिया, मैं कहाँ पुकारूं तुम्हें। ओहो, क्या बात है। तो बतौर कवि जब डॉक्टर साहब आपने हिंदी जगत में, हिंदी कविता जगत में प्रवेश किया, तो क्या क्या चुनौतियां उस समय आपके सामने रही। देखिए ना, क्या संकट होता है कि जब इतने बड़े देश में, जहां पर हिंदी का वर्चस्व है उसमें कोई संदेह नहीं है, और बहुत बड़े बड़े कवि थे उस समय पूरे साहित्य जगत में, हिंदी जगत में, तो आपको लगा कि आपकी पहचान जो है उसको बनाने में आपको थोड़ा सा कुछ संघर्ष भी करना पड़ा, और जो आपके उस समय समकालीन कवि थे वो कौन कौन थे और उनका कितना सहयोग मिला आपको उस समय, ये मैं जरूर जानना चाहूंगा। उपेंद्र जी, ये 7वें दशक की बात है। मैं 67 में दिल्ली आया था, और दिल्ली आने का फैसला मेरा अपना ही था, क्योंकि कहीं ना कहीं चुनौतियां लेने की और देने की आदत है। यूं ही खाली जिंदगी बिता दी तो वह भी जिंदगी क्या हुई। तो दिल्ली आने के बाद सबसे बड़ी चुनौती तो यही थी कि मैं भीड़ में अपने आप को कैसे पहचानूं। एक भीड़ वैसे भी, और एक भीड़ लेखकों, कवियों, साहित्यकारों की भी, बड़े बड़े, एक से एक बड़े दिग्गज। अच्छी बात ये थी कि मैं एक कॉलेज में आया, और कॉलेज में आने के साथ साथ मेरा व्यापक तौर पर पसारा हुआ। उस वक्त कविता की धूम मची हुई थी, और मेरी सोच कविता से बिल्कुल अलग तरह की थी। वो दौर ऐसा था कि मैं समझ रहा था कि केवल भावना में बह जाना या आवेग में कविता लिख लेना, जो एक तरह से गीतात्मक कविता है, चाहे वो आप ब्लैंक वर्स में लिख रहे हो, तो मुझे लगता था कि ये जो आवेग और भावनात्मकता है, इसका तो कोई भी उपयोग कर ले जा सकता है। जिस सत्ता के विरोध में कविताएं लिखी जा रही है, उस सत्ता को इस तरह की कविताओं का उपयोग करना खूब आता है। उन सारे सिंबल्स को वो खुद ही जो समेट ले जाती है, और कवि देखता रह जाता है, और सारा विद्रोह टाएं टाएं फिस। मुझे लगा कि हम अनुभव की बात करते हैं, अनुभव तो बड़ी बात है, अनुभूति की बात करते हैं। अनुभूति और विचार का समीकरण कैसे बिठाया जाए। आपको याद होगा, मुक्ति बोध ने एक बात पर बड़ा जोर दिया था, ज्ञानात्मक संवेदना और संवेदनात्मक ज्ञान। हमें लगा कि संवेदना और ज्ञान, ज्ञान और संवेदना जब तक कविता में एक साथ, ऊपरी स्तरों पर नहीं बल्कि उसकी संरचना में भी, उसके गुथाव में, उसके शिल्प में उसका हिस्सा बने, तो ये एक ऐसी बात थी, क्योंकि ये चली आ रही थी पहले से। ये नहीं कि हमने कोई विचार की बात कोई नए ढंग से खड़ी की। तो एक
तभी मेरे मन में आया कि विचार को रेखांकित किया जाना चाहिए। विचार को रेखांकित करने का मतलब था कि हमने विचार कविता की बात की। विचार कविता मतलब जो अनुभव का विरोधी नहीं है, अनुभव के आधार को ग्रहण करते हुए उसे कैसे ज्ञानात्मक बनाया जा सकता है, उसे कैसे वैचारिक बनाया जा सकता है, क्योंकि विचार ही जर्मिनेटिंग आइडिया है, वो भीतर भीतर तक फोड़ता है। विचार जो है वो शाब्दिक क्रियाओं के भीतर से आकर के आपकी चेतना में उतर जाता है। फिर कहूंगा अनुभव के साथ। अनुभववाद का विरोधी जरूर हूं, जैसे कि विचारवाद का विरोधी हूं। दोनों अतियां हैं। इधर विचार को विचारवाद की तरफ ले जाओ, कोई विचारधारा के सिवा कुछ दिखे ही नहीं। विचारधारा कहाँ की है? विचारधारा हम जिंदगी के भीतर के उद्वेलनों और ज्ञानात्मक चीजों के भीतर से उसे प्राप्त करते हैं। विचार एक सक्रिय सत्ता है उसकी, जबकि विचारधारा की सक्रिय सत्ता नहीं है। विचारधारा एक बन गया, एक डॉगमा बन गया। जब आप विचारधारा को डॉगमा में बदल देंगे, विचारवाद में बदल देंगे, जैसे कि अनुभव को अनुभववाद में बदल देना, कि अनुभव के सिवा और कुछ है ही नहीं, तो हमें लगा कि अनुभव की अपनी अहमियत है, विचार की अपनी अहमियत है, दोनों को एक दूसरे के साथ तान देना ये महत्वपूर्ण है। और उन दिनों में यही चुनौती थी, जिस चुनौती की बात मैंने आपसे कहा, बड़ों के साथ यही जो चुनौती। और फिर है कि मैंने शुरू में बताया कि चुनौतियां मोल लेने की आदत है, और विरोध भी बहुत हुआ। और लेकिन एक उससे हुआ कि कविता के लिए एक अलग जगह, एक अलग स्पेस तैयार की गई। मैं आंदोलनों के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन आंदोलनों से चिपके रहने के पक्ष में नहीं हूं। आप कहते जी आंदोलन जो चला दिया, मैं क्या, आंदोलन के जरिए आप कई बार नई चीजों को रेखांकित करते हैं और उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। ये चिपके रहना ना कि जैसे वो विचार की बात और विचार पर अभी तक वही चल रहा है, ये गलत है। तो मुझे लगता है कि उस शुरुआती दिनों में विचार पर बल दे करके, मुझे लगता है आज भी 21वीं सदी के इस दूसरे दशक में 2020 में भी वो उस रूप में नहीं जिस रूप में तब बात की थी, लेकिन अब भी विचार और अनुभव को रचना का हिस्सा बनाए बिना आज तो और भी ज्यादा, आज जो हालत है, आज जो परिस्थिति हमारे सामने है, उसमें तो और भी जरूरी है कि आप विचार की तलखियां, विचार का ताप, विचार की ऊर्जा अनुभव के साथ, ऐसे अनुभव तो हो ही रहे हैं, बिना अनुभव के तो कविता बनती नहीं। उस अनुभव के साथ जैसे जैसे उसका गुथाव होगा विचार का भीतरी स्तरों पर, तो मैं कह रहा हूं केवल ऊपरी चीज नहीं है, ये विचार रखना नहीं है। लोग कहते जी विचार तो पहले भी थे, और मैं कहता भाई वो विचार की बात नहीं कर रहा। विचार तो सदियों से जो चले आ रहे हैं, ये वो विचार है जो आज की हमारी परिस्थिति से जुड़ा हुआ है, और जो हमारी भाषा का, हमारे शब्द का, हमारे शिल्प का अंदरूनी हिस्सा है। वो ऊपर से दिखे ना दिखे, लेकिन उसका ताप पढ़ने वाला महसूस करे। तो मुझे लगता है कि वो जो बात, बहुत अच्छी बात आपने शुरू में मुझे छेड़ दिया, तो मुझे लगा कि अच्छी बात है ये। इसी बात को हमने आगे बढ़ाया। 2 साल बाद ही हमने लंबी कविता की बात शुरू की। वही मैं डॉक्टर साहब, मैं उसी पर आना चाह रहा था। डॉक्टर साहब, मैं उसी पर आना चाह रहा था। मुझे याद है मैं उन दिनों आपके साथ बहुत जुड़ा था, जब मैं आपके साइड में पश्चिम विहार वगैरह उस साइड में जहां पर आप रहते हैं उस साइड में रहता था। तो कई जो गवाक्ष बना हुआ था, कई गोष्ठियां उसकी होती थी, जिसमें गिरजा कुमार माथुर जी, जिसमें प्रताप सहगल जी, कई लोग, कई मित्र आते रहते थे, उसमें तो कविताएं वगैरह होती थी। एक चीज बताइए सर, ये जो लंबी कविता
और बीच में कविता, उसके बाद विचार कविता। तो ये क्या मतलब कविता के ऐसे स्वरूप हो सकते हैं क्या? ऐसे धरातल, वैचारिक धरातल हो सकते हैं क्या? क्या हम ऐसा न मान सकते कि कविता कविता है, और चाहे फिर आपने अपने अपने अनुभव से, अपनी अनुभूति से उसको रचा हो, तो वो एक अच्छी कविता के रूप में हमारे समक्ष आती है। तो क्यों ये अलग-अलग विचारधाराएं बन गई हैं और कितनी टकराहट इनके बीच में रही? ये सबसे बड़ा प्रश्न रहा। उपेंद्र जी, कविता तो कविता ही है, सबसे बड़ी बात तो वही है। सृजन तो सृजन ही है। अगर सृजनात्मकता नहीं है तो ना कविता है, ना नाटक है, कोई फॉर्म नहीं है। सृजनात्मकता पहली चीज है। सृजनात्मकता के जी। बिना ना कविता है, ना लंबी कविता है, ना विचार कविता है, कुछ नहीं है। मैंने अभी इससे पहले भी आपसे कहा था कि कई बार ये मानते हुए भी कि कविता कविता ही होती है, तो कविता कविता नहीं होती है, बस यही एक एक जो रटते रहे कविता कविता ही होती है, बाकी सारा विकास खत्म। आप रेखांकित करते हैं कई बार, समय समय पर नई नई जब जी। प्रवृत्तियां आती हैं, और मुझे लगता है कि वो रेखांकित होते रहना चाहिए। उसमें ये कोई कोई विरोध वाली बात नहीं है। कई बार ना नई पीढ़ी आती है, वो पिछली पीढ़ी को निगेट भी करती है। क्यों करती है? अपनी जगह बनाने के लिए भी, और अपनी जो नई काव्य प्रवृत्तियां हैं उन्हें रेखांकित करने के लिए। कविता की बात आपने उठाई, कविता तो 70 के आसपास खत्म हो गई थी, और 72-73 में हमने विचार कविता की बात पूछी थी। मैंने आपसे पहले भी कहा कि मैं उसका आंदोलन का उस हद तक के पक्षधर हूं जब चीजें रेखांकित हों, उससे चिपके रहने का नहीं। कि मैं आज भी कहूं कि जी विचार कविता चल रही है, नई कविता चल रही है, लेकिन ये चीजें जो हैं कई बार आप रेखांकित करने के लिए, जैसे मैं कहता हूं कि 80 के बाद, अब उसके बाद कोई आंदोलन नहीं आपको जो दिखेगा, कोई वैचारिक ढंग से या कविता के स्तरों पर किसी बात को रेखांकित करने की भी कोशिश नहीं हुई है, जबकि बहुत अच्छी कविताएं जो लिखी गई, हम सब लोग उसमें शामिल रहे। आपने उन दिनों का भी हवाला दिया जब प्रताप सहगल के घर पर और बाहर भी बहुत शानदार गोष्ठियां हुई, जिसमें प्रताप सहगल तो थे ही, हम सब उसमें शामिल थे। जगदीश चतुर्वेदी भी आते थे, पर नई कविता के लोग भी आ रहे हैं, कविता के लोग भी आ रहे हैं, क्योंकि कवि तो कवि ही है ना। उन्होंने, वही लोगों ने रेखांकित किया चीजों को, लेकिन एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, सहयात्री है। तो ये सहयात्री होने का भाव हमेशा रहा है। इसीलिए वो कवि जो है एक साथ हैं। हमारे वक्त में बहुत सारे कवि आए, तो मैंने आपको विकल और विमल की, गंगा प्रसाद विमल की तो मैंने चर्चा की, चंडीगढ़ के दिनों में बहुत अच्छे कवि थे। और भी बहुत सारे, पंजाब में तो लगातार कवियों की पीढ़ियां आती रही, बाद में भी आती रही। और आप अपने जम्मू और कश्मीर को क्यों भूल जाते हैं? बहुत शानदार लोग आए हैं वहां पर, अब भी हैं, नई पीढ़ी आ गई है। उपेंद्र जी, मैं पहली पीढ़ी का व्यक्ति हूँ और 2 पीढ़ियां मेरे सामने से गुजर गई हैं। 3 पीढ़ियां एक तरह, एक पीढ़ी मैं हूँ, एक पीढ़ी आप है, और आपके बाद एक पीढ़ी आ गई, एक युवा पीढ़ी आ गई। और युवा पीढ़ी की कविताएं में भी मैंने इस बीच में पढ़ी है। क्या कमाल की कविताएं करते हैं। आपके श्रीनगर में है सतीश विमल है, आप जानते होंगे, निदा नवाज है, और जम्मू में बहुत सारे लोग हैं, अग्निशेखर है, और लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, महाराष्ट्र संतोषी है, तो और आपके साथी हैं, ये सब आपकी पीढ़ी के हैं। इसके बाद और एक बिल्कुल नई पीढ़ी आ गई, और अशोक कुमार है एक वहां पर, जिन्होंने कई युवा पीढ़ी के कई
कवियों के जो संकलन निकाले, मैं कहना ये चाहता हूं, एक ही प्रदेश में आप 10 युवा कवियों को रेखांकित कर सकते हैं, तो आप अंदाजा लगाइए बाकी प्रांतों का भी। हुआ ये पूरे है हिंदुस्तान में क्या होगा। कोई ऐसा बड़ा प्रयत्न नहीं हुआ जो उन्हें एक मंच पर इकट्ठा कर सके। एक कोई ऐसी बड़ी संपादित पुस्तक नहीं आई जो उन्हें पहचान दे सके। आप कहोगे जी कविता तो कविता होती है, तो कविता ही होती है, लेकिन रेखांकित कब होती है? अब क्यों नहीं एक बड़ा संकलन आता जिसमें हर प्रदेश के चुने हुए नई पीढ़ी के से एक संकलन आए, एक अच्छी लंबी भूमिकाएं हैं। मैं कहता हूं कि तार सप्तक ने यह काम किया था किसी वक्त, सप्तकों ने आगे चल करके उसके भी कई अंक आगे। जी 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 जी, कई आगे, चार आगे, लेकिन रेखांकित तो तभी हुए, 1000 आगे। जी जी जी, तो मैं जी जी ये चाहता हूं कि ये सब चीजें, ये सारी इसलिए बता रहा हूं कि इस दौर के साथ मैं जुड़ा हुआ हूं, इधर की युवा कविता के साथ भी। और मुझे लगता है कि युवा कवियों में से ही इधर मैंने कुछ लंबी कविताओं पर दोबारा काम किया, जिसमें एक वॉल्यूम तो ज्यादातर युवा कवियों का है। कहते थे जी लंबी कविता अब तो खत्म हो गई, इतनी शानदार लंबी कविताएं युवा कवियों की, जो जिन्होंने लगभग 20वीं सदी के अंत में जो लिखना शुरू किया होगा, 20 सालों में 8-10 ऐसे युवा कवि हैं जिन्हें आप रेखांकित कर सकते हैं। और ऐसा रेखांकित करने का काम मैंने इस उम्र में भी किया, तो ये रेखांकित होनी चाहिए। तो इसलिए मुझे लगता है कि उसे लगा मेरी अपनी अनुभव की रेंज, विचार की रेंज बढ़ रही है, कि मैं अपनी उसी जगह पर नहीं खड़ा हूं जो कि मैंने जब मैं दिल्ली में आया था, बल्कि अगर मेरा युवा कवियों के साथ मेरा एक जुड़ाव नहीं होगा, अगर मैं उनकी संवेदना और विचार को पकड़ नहीं सकूंगा, तो वो मेरी परवाह क्यों करेंगे? लोग कहते हैं युवा पीढ़ी हमसे जो है ना इंटरेक्ट नहीं करती। मैं कहता हूं आप उनके साथ कितना जो है ना रिएक्ट करते हो, उन्हें कितना जो समझते हो। बल्कि हम ये देखें ये ऐसी पीढ़ी है, ऐसी पीढ़ी, भाई उनकी पूरी दुनिया को समझने की कोशिश करो, उनके काव्य संसार को समझने की कोशिश करो। वो नई चुनौतियों के आमने सामने है। अब वो शब्द, वो भाषा काम नहीं दे सकती जो 60 के आसपास देती थी। अब चुनौतियां दूसरी हैं, मीडिया की चुनौती है। मीडिया आपको खा जाएगा कवियों को, अगर कवि, नए आने वाले कवि दृश्य और गति का सहारा लेकर, दृश्य और गति तो है ना बड़ी चीजें मीडिया में, उसका सहारा लेकर आप कविता को वैसे ही दृश्यमान और गतिमान नहीं बनाते। शब्द में एक ध्वनियां होती हैं, एक है अभिधा की ध्वनियां। आप जानते हैं, आप तो नाटक से जुड़े रहे हैं, जवानी के दिनों में नाटक भी करते रहे हो, आप कितना भी छिपाओ मैं बहुत कुछ जानता भी हूं। तो वो जो तो इसलिए वो जो आपकी ऐसा नहीं है कि मुझे आपकी जवानी के दिनों को ही पता है, अग्निशेखर की जिंदगी का पता है, मैं जानता हूँ क्या यार क्या काम किए थे आप लोगों ने। तो शब्द की जो ध्वनियां हैं, वो अभी तक की जो ध्वनियां होती है, वो लक्षणा व्यंजना वाली नहीं ध्वनियां होती। तो हजारों लोग सामने बैठे हुए हैं, तो आपको लक्षणा व्यंजना थोड़ा किसी को समझ आएगी, लेकिन अभिधा की ध्वनियां फैलती हैं। इसलिए शब्द को कितना ध्वनियात्मक आप जो बना सकती है अगली पीढ़ी आने वाली। आप जानते हैं नाटक में तो ध्वनियों का खेल है, दृश्य और गति सर। का सर अब आपने नाटक का जिक्र किया है, देखिए वो पक्ष में अब तुरंत लेना चाहता हूं।
अब देखिए, एक कवि के रूप में, कविता के रूप में बातचीत तो हो गई, लेकिन एक नाटककार के रूप में भी आपने काफी कार्य किया है डॉक्टर साहब। तो उस नाटक संसार के बारे में थोड़ा बहुत संक्षिप्त में बताइए ना, कि पहला नाटक आपका वो था शायद, कबीरा पर था वो, क्या था उसका नाम? सिंहधारी। मैंने लिख के रखा है। एक तो जी 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 कहे जी। कबीर सुनो भाई कहे साधो, कहे कबीरा सिंहधारी। सुनो भाई साधो। जी जी। नहीं तो नहीं, और उसके बाद, कहे कबीर हाँ सुनो जी, भाई साधो। जी तो जी ये जी। तो कबीर उसके, वाला एक कहे कबीर सुनो भाई साधु। तो उसके बाद एक तो नाटक। आपने जी जी, कई एज ए, मतलब प्ले राइट, नाटककार के रूप में आपने काफी नाटक लिखे हैं। तो उसके बारे में आप बताइए ना, कि आपका एक कवि का होना उसमें कितना सहयोग देता रहा, ऐसा नाटककार के रूप में भी। कवि का होना तो बहुत सहयोगी होता है नाटककार के लिए। हाँ, ये जी जरूर जी है कि उसे कविता के शब्द को नाटक के शब्द में ढालना पड़ता है। कविता का शब्द उस तरह से नाटक में नहीं चल सकता, क्योंकि वो ये जो उसे कन्वर्ट करना। तो मैंने जब एक पहला नाटक था सिंहधारी नाम से है, फिर पहले जी नुक्कड़ जी। नाटक के तौर पे था, फिर वो एक बड़े अच्छा, जी नाटक जी। के तौर पर उसे लिखा गया और वो खूब खेला गया। वो उसमें लोक कथा और जो वास्तविक कथा, दो कथाएं एक साथ समांतर तौर पर चलती हैं, और लोक कथा का उपयोग है उसमें बहुत अच्छे ढंग से। अब वो जी इतना जी। वक्त नहीं है कि मैं आपको वो लोक कथा भी सुनाऊं। तो उस नाटक के जरिए मैं कविता की दुनिया से, लोग कहते थे कि भाई नाटक का मैदान खाली पड़ा था इसलिए तुम नाटक में आ गए। मैंने कहा कि हो सकता है ये भी एक कारण रहा हो, लेकिन बड़ी बात ये थी कि मैं, मेरी वही विभाजन के दिनों की याद आपको दिलाता हूँ। जी जी। सन्नाटे और चीख का जो अंतर संबंध होता है ना, हम्म। ये नाटक के साथ जुड़ाव का संबंध है। उसे आप कहना चाहते हैं, कैसे कहेंगे? कई बार कविता का शब्द काम नहीं देता आपको, आपको नाटक का शब्द ही काम देगा। एक चरित्र खड़े करेंगे आप उसमें से, और चरित्र खड़े करेंगे जरूर आप, लेकिन उसे नियंत्रित नहीं करेंगे। उन्हें आप खुली छूट दे देंगे, स्पेस दे देंगे नाटकों के। एक पूरी एक स्वाधीन होने के अर्थ की, जो मैंने शुरू में शायद कहा था, अगर कोई तलाश बढ़िया ढंग से हो सकती है तो वो नाटक के जरिए हो सकती है। और इसी तरह से ये क्रम जो था, वो कहे कबीर सुनो भाई साधो के साथ आगे बढ़ा, क्योंकि कबीर कहीं मेरी चेतना के बहुत करीब रहा है। और कबीर पर नाटक लिखने का मतलब था कबीर की वाणी का अध्ययन, क्योंकि उनकी वाणी ही उनकी आत्मकथा है। तो उस आत्मकथा की खोज करना, मुझे लगा कि अपने समय को पहचानने के लिए और अपना विरोध दर्ज करने के लिए कबीर से बड़ा और चरित्र हो नहीं सकता। बहुत इसलिए बढ़िया, बहुत अच्छी बात। जी कबीर जी। कबीर का तो बाद वो हुआ। इस तरह से ये क्रम चलता रहा। कुछ बहुत तक कई आपको बचपन में देखे हुए चेहरे याद आते हैं, जैसे कलंदरों जैसे चेहरे, मुड़ा हुआ सिर, भुएं मुड़ी हुई, हाथों में कड़े पहने हुए। आप कलंदरों का तस्वर कीजिए, 13वीं सदी के कलंदर, जलालुद्दीन खिलजी का वक्त, और वो जो अमीर खुसरो का भी वही वक्त है। तो वो कलंदर जो हैं, जिस त्वरा और तेजी के साथ मंच पर आते हैं और हमारी जिंदगी को घेर लेते हैं, ये बड़ी बात है। अक्सर कहते हैं लोग कि नाटक तो निर्देशक का माध्यम है। मैं इससे सहमत नहीं हूं। फिल्म में जरूर वो निर्देशक का माध्यम है,
लेकिन नाटक जो है वह अभिनेता का माध्यम है। निर्देशक तो एक एक बना देता है उसके लिए, उसकी एक भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है इंटरप्रिटेशन करने की। इसलिए मैं कहता हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि जी नाटक के बिना भी हम रंगमंच जो कर सकते हैं, मैं नाटक के बिना रंगमंच संभव नहीं है। नाटककार पहला रंगकर्मी है। अगर उसके नाटक में रंगकर्म नहीं होगा, अगर उसके नाटक में अभिनय को समझने की समझ नहीं होगी, अभिनेताओं की समझ नहीं होगी, अगर उसमें रंग भाषा का पता नहीं होगा, रंग भाषा मतलब अभिनय की भाषा, इवन वेशभूषा की बात है, संगीत की भाषा, नृत्य की भाषा, ये जो रंग भाषा है, ये आलेख का हिस्सा है। आलेख का हिस्सा है, तो उस आलेख को रंगमंचीय बनाने वाला पहला रंगकर्मी जो रंग कर्म की प्रक्रिया को नजदीकी से जानता है, वो कौन हो? नाटककार के सिवा वो क्रिएटर है, उन सारी का सृष्टा है उस रंग कर्म का। इसलिए उसका पहला रंगकर्मी होना, इस पर मैं इसलिए जोर दे रहा हूं कि प्राय उसे बाहर का व्यक्ति मान लिया जाता है कुछ निर्देशक। तो मुझे लगता है कि ये एक गलत बात है। हालांकि निर्देशक का बहुत बड़ा रोल है, वो एक स्क्रिप्ट को, एक नाटकीय स्क्रिप्ट को इंटरप्रेट करता है अलग अलग तरह से। मैं आपको जो उदाहरण देता हूँ, मेरा एक नाटक है जिन्ना, मिस्टर जिन्ना, जो बैन हो गया था। बैन होने के बाद खैर वो बहुत खेला गया बाद में, और दिल्ली में भी खेला गया और बॉम्बे में भी खेला गया। जब अरविंद गौड़, आप जानते हैं अरविंद गौड़ जो जी 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 अपनी संस्था है, उन्होंने 3 महीने तक इस नाटक की रिहर्सल की थी और आखिरी दिन ये नाटक बैन हो गया था, जबकि इसकी सारी टिकटें 3 दिनों के लिए बिक चुकी थी। बहुत बुरा हाल हुआ था पूरी रंग मंडली का, अरविंद गौड़ का भी। अरविंद गौड़ ने ये किया था कि उसने एक जिन्ना की जगह पर 5 जिन्ना जो खड़े कर दिए थे, आउट ऑफ बॉडी प्रपोर्शन। मैं ये कहते कैसे क्रिएटिविटी एक निर्देशक की भी जो काम करती है, वो बिना कुछ चेंज किए, कोई चेंज नहीं, कोई डायलॉग में कोई चेंज नहीं, कोई सीन काटा नहीं गया, सिर्फ उसने बांट दिए संवाद और उसी से बदल गया। तो बिना कुछ चेंज किए एक बड़ा निर्देशक एक नाटक में चेंज कर देता है। इस तरह बॉम्बे में वो खेला गया, तो बॉम्बे में एक RS विकल है, वो उन्होंने ये नाटक पहली बार खेला था। तो उन्होंने ये किया कि वही रही स्क्रिप्ट, वही रही, वही पात्र रहे, लेकिन उन्होंने गांधी को चुपचाप मंच पर बिठा दिया और नाटक की इंटरप्रिटेशन बदल गई। कुछ नहीं किया। उनकी गांधी की बॉडी लैंग्वेज, एक आध बार गांधी बोलते हैं नाटक में भी, एक ही सीन है जिसमें गांधी और जिन्ना की आपसी टकराहट है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कैसे बदल जाती है चीजें। बाकी एक बार और बात बता दूं आपको कि नाटक जो है, नाटक कोई प्रयोजन नहीं है, ये एक पैशन है। आजकल नाटक खेलना बहुत पूंजी का मामला है, 1.5-2 लाख रुपया चाहिए एक नाटक करने के लिए। लेकिन छोटी छोटी जगहों पर लोग जो नाटक जो कर रहे हैं, वर्कशॉप करते हैं, वर्कशॉप के जरिए पैसा जो जनरेट करते हैं। कई लोग हैं ग्रांट्स के पीछे भागते रहते हैं, ग्रांट्स के पीछे भागने वाले कभी बड़ा नाटक नहीं कर सकते।
बड़ी कल्पनाशीलता चाहिए आपके लिए। एक उस उत्पल दत्त का नाटक मैंने देखा था बहुत पहले, दिल्ली चलो, क्या कमाल का नाटक था, उन्हीं का लिखा हुआ। वो सुभाष चंद्र बोस पर नाटक है, अद्भुत था वो नाटक। और हम बड़े ताम झाम वाले नाटक भी देखते हैं, बड़ा ताम झाम में है और मानवीय संवेदना लुप्त है। एक ताजमहल का टेंडर नाटक, शायद आपने चर्चा सुनी होगी, बहुत बड़ा जी नाटक, जी जी। बड़ी ताम और बड़ा नाटक भी। ये हुआ ये कि सारा उधार लिया गया संगीत और इतनी ताम झाम कि सारी उसकी आत्मा ही लुप्त। बाण भट्ट की आत्मकथा एक नाटक देखने का मौका मिला, उसमें भी यही है, उसमें लाखों रुपया खर्च किया होगा सेट्स के ऊपर, लेकिन फिर जी जी। तो नाटक जो है वो थोड़ी पूंजी में भी एक बड़ा नाटक खेला जा सकता है। महाभोज खेला गया था, मेरे अपने नाटक खेले गए, थोड़ी पूंजी में बड़े तरह से खेले गए और बड़े नाटक के तौर पर उन्हें शोहरत प्राप्त हुई। वारंगम में भी खेला गया वो नाटक, अभंगा था। जी उसके जी बाद फिर मंच अंधेरे में नाटक आया, आप जानते ही हैं नाटकों के। जी। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि बहुत सारा नाटकों के साथ जुड़ाव के बहुत सारे धरातल हैं। बड़ी बात है कि ये तो मानना ही होगा कि नाटक के साथ रंग कर्म का बहुत गहरा संबंध है। पर ये कहना, वे लोग कहते हैं कि जी नाटक रंगमंच के लिए होता है। प्रसाद जी ने कहा था नाटक रंगमंच के लिए नहीं, रंगमंच नाटक के लिए हो। उलट दिया उन्होंने। प्रसाद जी के नाटक पहले ये मान लिया जाता था कि अभिनय नहीं है, रंगमंच नहीं है, जी जी जी। लेकिन कारण ने उनकी जो प्रस्तुतियां की उसने ये सिद्ध कर दिया कि वे थोड़ी बहुत गांठ छांट के बाद बहुत अच्छे ढंग से खेले जा सकते हैं, मंचीय नाटक बन सकते हैं। जी जी। मंचीय नाटक बने वो एक बड़े बड़े फलक पर। हाँ बिल्कुल। कई बार होता है कि कई बार हम कहते हैं कि प्रस्तुति की बात आती है, कई बार प्रस्तुति बहुत अच्छी होती है लेकिन नाटक ढीला ढाला होता है। कई बार नाटक बहुत अच्छा है, उसका आलेख और प्रस्तुति दो कौड़ी की है। इसलिए ये कोई प्रतिमान जो बना लेती है ना कि रंगमंच की प्रस्तुति का अच्छी बात है, लेकिन नाटक भी बड़ा हो और प्रस्तुति भी बड़ी हो, कमाल तो तब है। अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज बताइए कि आपने मंटो पर भी काफी पर्याप्त कार्य किया है, तो संक्षिप्त में उसके बारे में बता दीजिए। मंटो के बारे में क्या बताऊं, मंटो तो मेरे आपके बीच में बसा हुआ है। जी 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 आपका तो वो कश्मीरी हाथों है, जी। आपको पता है, वो कश्मीरी पंडित है, आपको पता है इस बात का। सचमुच में वो पंजाबी भी है, ठेठ पंजाबी है और जी जी ठेठ कश्मीरी है, और दोनों का क्या कमाल का कॉम्बिनेशन उसमें। मैं आपको उसके बचपन की तरफ ले जाऊं जैसे आप मुझे मेरे बचपन की तरफ ले गए थे, तो बात पूरी हो जाएगी ना, ताकि एक सर्कल हम जी पूरा जी घूम जाए। जी जी जी। क्योंकि जो बात आपने मेरे साथ की वही इस मंटो के साथ करके देखते हैं। अद्भुत था वो, परम जी जी शरारती, वो साधारण बच्चा था ही नहीं, बहुत शरारती। स्कूल में तो वो, आप जानते हैं कि उर्दू में वो 2 बार फेल हुआ, 2 बार के बाद तीसरी बार वो पास हुआ मैट्रिक में। जी वे लोगों को जो फ्रॉड कहते
जब मैंने अपनी उसके मंटो की आत्मकथा लिखी ना, तो उसके अंत में जब वो चल बसा मंटो, तो उसका भी जिक्र है अंत में। तब मुझे लगा कि मंटो को उसकी कहानियों के पात्रों ने घेर लिया है और वो उन्हीं यादों में चला गया है। फिर वो मेरे पास आया चुपके से कि तुम भी कम फ्रॉड नहीं है, मेरी जीवनी लिखने बैठ गया। मंटो कहता था, मंटो का फ्रॉड कहना, जो मैंने कहा था ना, एक मस्ती और बोहेमियन टच होता है, वो फ्रॉड नहीं है। वे आपके भीतर जो है प्रवेश कर जाता है। देवेंद्र सत्यार्थी ने कहा था कि काश मैं भी फ्रॉड होता। तो उसकी कहानियों की दुनिया, वो शराब पीने वाला आदमी था। क्या क्या शौक उसने बचपन में नहीं किए, चर्च का शौक, शराब का शौक, पर एकदम से 16-17 साल की उम्र में पीता वो सब कुछ रहा, लेकिन जिंदगी बदल गई उसकी। उसने, आप सोच सकते हैं कि 17 साल की उम्र में किसी ने रूसी कहानियों का अनुवाद किया होगा, जर्मन नाटक का अनुवाद किया होगा, और वो किताबें छपी उर्दू में उस वक्त जब वो 17-18 साल का था। आपको एक और बता दूं कि भगत सिंह, उसके जहां वो पढ़ता लिखता था, उसके टेबल पर भगत सिंह की तस्वीर रहती थी। भगत सिंह का शुदाई था वो, जैसे कि हम मंटो के जो शुदाई हैं। और जलियांवाला बाग की घटना जो है, वो उसने 9 साल के वक्त, जब वो 9 साल का था, तब वो जलियांवाला बाग की घटना हुई थी। और जब वे, उसकी जो पहली कहानी है तमाशा, वो जलियांवाला बाग को लेकर के है। वो गली वकीलान से निकलता था और जलियांवाला बाग पहुंच जाता था। तो उसका जो बचपन है, बचपन बहुत प्रताड़ित बचपन है। उसकी माँ तो बहुत स्नेही थी, लेकिन पिता बड़े बड़े आक्रामक थे उसके प्रति, कठोर थे उसके प्रति। तो उस सारे में से वो निकल करके, उसके भाई सारे जो थे एडवोकेट थे, लेकिन वो फिर इसके बाद वो लाहौर गया, और फिर वो जिस साल मेरा जन्म हुआ उस साल मंटो बंबई चला गया। जिस साल वो वापस लाहौर आया, यानी 1948 में, जनवरी 48 में, तब मैं पंजाब में आ चुका था। ये मेरा ये भी एक रिश्ता है, जिस जिस जगह पर मैं गया उस जगह से मंटो चला गया। और लाहौर से खास तौर से आप जानते हैं, संक्षेप में जो बता रहा हूँ, कि जब वो बॉम्बे में गया तो बॉम्बे में वो एक कहानीकार के रूप में बहुत बहुत प्रसिद्ध हुआ। फिल्मी दुनिया का वो जो चहेता था, हर अभिनेत्री अभिनेता के साथ उसके गहरे गहरे लगावपूर्ण संबंध थे, बहुत मित्रतापूर्ण संबंध थे। खैर वहां से बॉम्बे से भी वो बहुत आर्थिक तौर से बहुत परेशान हो गया था। तब वो बॉम्बे आया था, तब तो वो दिल्ली आया था रेडियो स्टेशन पर। 19 महीने आप यहाँ दिल्ली आकाशवाणी में होगा, और 19 महीनों में उसने 100 से ज्यादा
नाटक लिखे। हम्म, अंदाजा लगाइए, 19 महीनों में ज्यादातर रेडियो नाटक थे, पर रेडियो नाटक का भी वो शुरुआती दौर था। मंटो शुरुआती दौर के जिन्होंने रेडियो नाटक के प्रतिमान स्थापित किए, उसकी टेक्निक को इस्तेमाल करने वाला मंटो पहला व्यक्ति था। 19 महीनों में 100 नाटक, और उसमें भी कई रंगमंचीय नाटक। कुछ नाटक इतिहास पुरुषों पर हैं, तानाशाहों की आखिरी जिंदगी पर। अद्भुत है वो नाटक। उन नाटकों में पर मैंने जो अलग से कुछ काम किया है वो भी छप करके जो आने वाला है। तो बिल्कुल वो आखिरी जिंदगी लेते हैं मंटो, और उसे वो नाटकीय रूप देते हैं। उनकी कई भूमिकाओं में रंगमंचीय संकेत अद्भुत हैं। इसलिए मुझे लगता है कि रंगमंच का मंटो को बचपन में बड़ा शौक था, जैसे मुझे था। मंटो के पिता के बहुत कठोर थे, इसलिए जब वो एक बार, जब 13-14 साल का मंटो था, तो तब वो एक नाटक की रिहर्सल कर रहे थे। तब उसके पिता आए और हारमोनियम और तबले सब तोड़ दिए। तो कई रंगमंच नाटक मंटो के अवचेतन का हिस्सा बना रहा। वो इस रूप में सामने आया, इस तरह के नाटक लिखे जाने के रूप में। मंटो फिर बॉम्बे चला गया, और फिर आप जानते हैं कि विभाजन हो जाने के 6 महीने बाद, जनवरी 1948 में मंटो लाहौर चला गया था। और मंटो ने लाहौर जाकर के सबसे पहले तो वो 3-4 महीने बिल्कुल भौचक्का रहा। उसे समझ नहीं आती थी मैं क्या करूं। उसे ये नहीं समझ आती थी कि मैं हिंदुस्तान में हूं कि मैं पाकिस्तान में हूं, मैं कहां पर आ गया हूं। ऐसा बुरा हाल कि सारे स्टूडियोज बंद पड़े थे जहां वो सोचता था कि मुझे काम मिल जाएगा। बुरा हालत था उसमें। तब उन दिनों में उसने दंगों को लेकर के, जो विभाजन के दिनों में दंगे हुए और हो रहे थे, उन्हें लेकर के उसने शाह-आशिए लिखे थे। अद्भुत है वो कहानियां, छोटी कहानियां, लघु कथाएं। और उसके बाद मंटो ने जो काम किया, वो 3 कहानियां तो उनकी बहुत प्रसिद्ध हैं। टोबा टेक सिंह, खोल दो वो ठंडा खोल दो गोश्त। ठंडा। जी 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 अद्भुत है ये कहानियां। जी 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 कहानियों के मंचन भी हुए। कुछ मैंने इन, जैसे खोल दो कहानी पर मैंने नृत्य प्रदर्शन भी देखा है। अद्भुत था वो नृत्य प्रदर्शन। कथक नृत्यांगना थी माया कृष्णा राव, ये जी त्रिवेणी जी में हुआ था। खोल दो कहानी का मंचन, अद्भुत था वो मंचन। आज भी मुझे याद आता तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो मंटो अगर पाकिस्तान गया तो वो कहता था मैं वहां इसलिए जा रहा हूं कि मैं वहां की सियासी हरामजदगियों का पर्दाफाश करूंगा। और ऐसा उसने, उसके ऊपर अदालतों में बड़े 5 केसेस हुए अश्लीलता के आरोप में। वो बेचारा टूट हार गया, हताश हो गया, क्योंकि एक तरफ कठमुल्ला समाज और दूसरी तरफ कठमुल्ले राजनीतिज्ञ, दोनों उसके पीछे पड़े हुए थे। तो कहानियां भी तो ऐसी थी। जी जी तो कहानी तो विभाजन के ऊपर इससे बड़ी, इस त्रासदी पर, इस विद्रूप पर इतनी बड़ी कहानी, और उस विचार के विरोध में, 2 नेशंस थियरी के विरोध में वो कहानी थी। ये कहानियां जो उसने पाकिस्तान में जाकर के लिखी, जी जी तो वो सारा जो एक विरोधी खेमा था, कठमुल्लाओं की बात तो समझ में आती है।
पूरी वामपंथी जो विचार था, उन्होंने मंटो की कहानियों के प्रकाशन को बैन कर दिया था। तो मंटो को बहुत कुछ सहना पड़ा। जी कम लेखक हैं जिन्होंने जी जी लेखक होने के नाते इतनी यातनाएं सही हों और फिर भी एक अद्भुत एक लेखक के तौर पर, जो किसी एक भाषा का लेखक नहीं रहा मंटो अब, जो जी जी भारतीय भाषाओं का लेखक बन सही चुका बात है, कह रहे बाहर हैं। भी हो चुका है। जी 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 इसलिए मंटो जैसे लेखक कभी कभी आते हैं। मंटो, दूसरा मंटो ना उर्दू में है, हिंदी में तो क्या होगा। क्या बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि अब हम इस कार्यक्रम के समापन की ओर आ रहे हैं, तो हर किसी व्यक्ति की ये जिज्ञासा रहती है कि आपको कुछ राष्ट्रीय और प्रादेशिक पुरस्कार भी मिले हैं, उनसे सम्मानित किया गया है। तो एक दो पुरस्कार ऐसे बताइए कि जो सबसे बड़े पुरस्कार के रूप में आपको एक उससे तो मुझे सम्मानित किया गया। आजीवन साहित्य साधना सम्मान मिला था जी अभी जी 2-3 साल पहले। आजीवन साहित्य साधना राष्ट्रीय सम्मान एक शुरू किया गया था हरियाणा की तरफ से, वो जी मुझे जी 2-3 साल पहले मिला था। बाकी जो इधर के सारे पुरस्कार मिले हैं आपको बताइए, पर पुरस्कारों का मिलना ना मिलना ना, लेकिन ये है कि जो ऐसे ही आपकी झोली में आम पड़ी तो अच्छी बात है, लेकिन पुरस्कारों की राजनीति का आदमी हिस्सा ना बने तो बेहतर है। जी इसके बहुत बढ़िया बावजूद बहुत। आपके आपके मेरिट पर अगर आपको कुछ प्राप्त होता है तो ठीक बात है। तो मुझे यूपी गवर्नमेंट से भी, सब दिल्ली का भी और नट सम्राट का भी सर्वश्रेष्ठ नाटककार सम्मान वगैरह वगैरह जो, पर ये ऐसी बड़ी बातें नहीं है। जी 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 बड़ी बात तो है, मैं एक्चुअली मैं एक आपसे यही लेखक के जानना चाह तौर रहा पर था एक कि पहचाना जाना एक बड़ी बात, पुरस्कार में पुरस्कार कोई बड़ी बात पुरस्कार नहीं है। मिलना ही एक बड़ा लेखक होना नहीं ये होता है, वो बात सही है। बिल्कुल नहीं होता है, बिल्कुल उसका कोई मतलब ही नहीं है। बहुत सारे हमारे मतलब ही देखते नहीं देखते होता। ये है जी कि जी नहीं नहीं कोई मिलता पुरस्कार, कोई बात नहीं। लेखन जी से बड़ा पुरस्कार कोई नहीं है। जो कोई नहीं लिखते है, हुए सही जो बात है, बहुत मैं बढ़िया। आनंद हाँ करता हूँ, एक कविता लिखता हूँ या एक नाटक लिखता हूँ, वो जो वो जो बात है उसके मुकाबले में कोई चीज जी नहीं जी है। जी उसके क्या उसके बात है सामने कोई डॉक्टर साहब, ठहरती नहीं बहुत है। डॉक्टर साहब, मन करता है तो बातें करते रहे, लेकिन इतनी ही अवधि में जो कुछ आपने गागर में पूरा सागर भर दिया, तो कमाल है आपका। आपने तो अद्भुत बातें और पूरे अपने जीवन काल से लेकर आज तक पूरी साहित्यिक और अपनी वैयक्तिक यात्रा का भी पूरा वर्णन किया यहाँ पर। बहुत अच्छा लगा। और आपने मेरे इस जो रचना धर्मिता कार्यक्रम है, इसका आपने आज अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से इसका शुभारंभ किया, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तो अंत में जितने भी हमारे साथ ये मित्र जुड़े रहे, हम उनको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप उनके प्रति कुछ दो शब्द कहना चाहेंगे? मेरा वो मेरे मेरे सहयात्री हैं, वो चाहे कुछ तो बड़े लेखक हैं, और मैं जैसे मैंने कहा कि अलग अलग जो प्रदेशों में बैठे हुए अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग, उनके साथ जुड़ाव का एक लंबा तार है जो खिंचा हुआ है, तो वो बड़ी बात है। इसलिए मैं उनके साथ बिना भाषाओं के बंधन के अनुवादों के जरिए भी उनके साथ रहा हूँ। वो मेरे सह यात्री हैं। मैं तो कहता हूँ नाटक में जैसे दर्शक की बहुत बड़ी भूमिका होती है, तो जी दर्शक भी एक तरह का स्मित होता है। इसलिए दूर दूर बैठे हुए जो पाठक हैं वो भी, उनकी भी भागीदारी है हमारे लिखने पढ़ने में, क्योंकि अगर वो ना हो तो आपके लेखन का जो एक रेंज बननी चाहिए, दूर तक हमारा शब्द जाना चाहिए,
उस शब्द को रिसीव करने वाले तो लोग हो, तो उस शब्द को रिसीव करने वाले, मुझे खुशी है कि ऐसे लोग मेरे साथ हैं। उन्हें मेरा नमस्कार कहिएगा, मैं भी नमस्कार डॉक्टर साहब बहुत बहुत आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि आपने अपना इतना समय निकाल कर हमारे साथ आज मेरी जो शाम तबीयत आपने थोड़ी गुजारी गड़बड़ थी, और तो लगता मुझे निभा जी दिया। जी मैं मेरी तबीयत कुछ वही थी वही वही गड़बड़ थी। गड़बड़ सी, तो मुझे वही चिंता लग गई थी। तो लेकिन मैंने ईश्वर से प्रार्थना कर दी, डॉक्टर साहब को तुरंत स्वस्थ करिए और बढ़िया करिए, ताकि वे देखिए, मुझे इस प्रोग्राम से ज्यादा आपके स्वास्थ्य की चिंता होने लगी। जब मैंने आपको शाम को फोन किया 6 बजे, तो आपने कहा कि थोड़े से तबीयत मुझे गड़बड़ लग रही है, तो मुझे आपके स्वास्थ्य की चिंता होने लगी, क्योंकि आजकल डॉक्टर साहब वातावरण ही ऐसा है कि इसमें बस थोड़ा सा ही ऊपर नीचे हो जाता है, शरीर में बहुत चिंता लगने लगती है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, आप स्वस्थ रहिए, सानंद रहिए। तो मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के मंच से रचना धर्मिता शीर्षक से जो आज पहला कार्यक्रम हमने किया, अब डॉक्टर साहब के यहाँ पर उपस्थित रहने से इसमें 4 चांद लग गए। बहुत अच्छा रहा, बहुत ही सार्थक और सारगर्भित बातचीत रही डॉक्टर साहब की। तो बहुत कुछ हमने आज फिर से सीखा डॉक्टर साहब आपसे, बहुत अच्छा लगा। आपका मैं पुनः हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, आपका प्रणाम करता हूँ डॉक्टर साहब। धन्यवाद धन्यवाद। मित्रों, अब हमें अनुमति दे दीजिए, अगले मंगलवार को सायं 7 बजे हम और एक व्यक्तित्व को लेकर, विशेष व्यक्ति को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।